नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के सामाजिक अनुसंधान जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसके निदर्शन पर चर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको निदर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की कि निदर्शन क्या है, निदर्शन के विपरीत एक विधि और होती है संगणक विधि, निदर्शन की विशेषताएं, निदर्शन के आधार आदि के ऊपर आपको मैंने विस्तार से बताया। आवश्यक क्या क्या स्थितियाँ चाहिए, ये सब चीज़ें हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि निदर्शन के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप का होता है निदर्शन। पुनः मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं कि निदर्शन मूलतः है क्या, समग्र में से कुछ का चुनाव करना। अभी कुछ का चुनाव हर बार व्यक्ति अपनी अलग अलग दशाओं को ध्यान में रखकर करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है समय, श्रम, धन, अनुसंधान की गहनता। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति को समग्र में से इकाइयों का चुनाव करना होता है और उसी के आधार पर निदर्शन के टाइप्स, प्रकार भी हमारे सामने आते हैं। उनमें से मुख्य हैं निदर्शन के दो प्रकार। एक तो है दैव निदर्शन या संभावित या प्रायिकता निदर्शन बोलते हैं, और दूसरा है असंभावित या अप्रायिकता निदर्शन। मैं भी आपको अप्रायिकता इन सब शब्दों को विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले इसके मोटा मोटी आप लोगों को प्रकार बता दूं। सीमित प्रायिकता या दैव निदर्शन तीन प्रकार का होता है: साधारण दैव निदर्शन, सीमित दैव निदर्शन या अन्य दैव निदर्शन। जबकि जो असंभावित या अप्रायिकता निदर्शन है ये मूलतः चार प्रकार का होता है: उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वचयनित निदर्शन या निर्दिष्टांश या अभ्यांश निदर्शन। पहले आपको बता दूं कि संभावितता या प्रायिकता या ये दैव निदर्शन को हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। ज़्यादा शब्दों के ऊपर आपको जटिलता में नहीं जाना है, पहले इसकी मूल को समझें। मूल दैव निदर्शन है, रैंडम सैंपलिंग है। इसको आप अपने आम जीवन में आसपास काफ़ी देखते हैं, सुनते हैं। आपने बचपन में खूब ताश खेली, अभी तो आप बच्चे ही हैं। जब भी समय होता है आप देखते हैं लोग बाग अपने फ्री समय में ताश खेलते हैं, शौक है अपना अपना। तो ताश पत्ते खेले नहीं होंगे। मैं कोई विपरीत आपकी प्रवृत्तियों की तरफ जागृत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमें तो हमारे निदर्शन को समझने के लिए ही बात कर रहा हूँ कि ताश पत्ते देखे हैं आप लोगों ने। ताश पत्ते, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उनमें 4 तरह के रंग होते हैं। भाई एक ईंट है, एक लाल पान है, एक चिड़ी है, एक हुक्म है, और प्रत्येक के 13 पत्ते हैं। यानी इन ताश की गड्डी में से खेलते हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग होते हैं, तो किसके पास क्या पत्ता आएगा कोई निश्चित है क्या? कोई निश्चित नहीं। कभी किसी के पास बहुत अच्छे पत्ते आ जाते हैं, किसी के पास बहुत ही खराब पत्ते आते हैं। ये है हमारा दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझ लें आप कि दीपावली पे, अन्य त्योहारों पे आप देखते हैं कई व्यापारी उपहार की घोषणा करते हैं, उसके लिए कूपन देते हैं आप लोगों को। एक से कलर का ही होता है, या कोई आपको कार्ड वगैरह देते हैं, उसको एक बर्तन में डाल देते हैं, कूपन्स को और चीज़ों को, उसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, घुमा लेते हैं, और उनमें से 5, 10, 15 जितनों को देना होता है उतनों को दे देते हैं। ये भी दैव निदर्शन है। यानी दैव निदर्शन मोटा मोटी क्या हुआ कि जिसमें इकाई का महत्व तो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके स्थान पे संभावना की चीज प्रत्यारोपित कर दी। यानी किसको मिलेगा समग्र में से, कुल में से, ये निश्चित नहीं है, पता नहीं है, वो कहलाता है हमारा। यानी समग्र में से किसका चुनाव होगा, ये लॉटरी किसकी खुलेगी। कहते हैं ना उसके लॉटरी के अंदर कार निकली है,
AC निकला है, फला चीज़ निकली है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। इसको कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, दैव निदर्शन। यानी इकाई, यानी जो आपका कूपन था उसका व्यक्तिगत महत्व समाप्त कैसे हुआ कि सब जो बड़ा सारा पात्र था उसमें डाल दी, फिर उसको अच्छी तरह से घुमा लिया। अब उनमें से मान लीजिए उसमें 10,000 कार्ड पड़े थे, अच्छी तरह से घुमा लिया। उनमें से किन्हीं 3 लक्की विनर्स को साहब गाड़ी मिलेगी, दीपावली बम्पर धमाका है। ये कहलाता है आपका दैव निदर्शन। संभावित या दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। इसमें समग्र की इकाई के, समग्र यानी सब इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पे संभावना, पॉसिबिलिटी को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, और जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। और निदर्शन में आने के लिए प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी मान लीजिए लॉटरी का टिकट आपने भी खरीदा, पापा ने भी खरीदा, भैया ने भी खरीदा, तो किसी के नाम की भी निकल सकती है। ये नहीं पापा की आ गई तो आपकी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है इसमें। अब मैं बात करूंगा आपसे, ये जो दैव निदर्शन है, संभावित निदर्शन है, प्रायिकता निदर्शन है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या क्या हुई इसकी। तो इसकी विशेषता हुई कि दैव निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की, समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। दूसरी बात, दैव निदर्शन में प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक इकाई का चुनाव दूसरी इकाई के चुनाव को प्रभावित नहीं करता। तीसरी बात, इस विधि के द्वारा चुने गए निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। विश्वसनीयता से यहाँ तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य है कि निदर्शन का चुनाव करने वाले के बदल जाने या एक से अधिक बार निदर्शन का चयन करने पर भी हम उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचेंगे जिन पे पहली बार निदर्शन प्राप्त करने के बाद पहुंचे थे। चौथी बात, दैव निदर्शन द्वारा चुने गए निदर्शन प्रतिनिधित्वात्मक होता है। ठीक है। अब मैं आपको दैव निदर्शन की कुछ प्रमुख विधियां बताऊंगा। ये मूलतः 4 तरह की विधियां हैं, जैसा मैंने अभी आपसे पहले चर्चा की। पहली तो लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में क्या होता है कि आपको कुछ चिट कागज कुछ दिया जाता है, एक सा रंग का होता है, एक ही आकार का होता है, उसको फोल्ड करके और फिर एक बड़े सारे पात्र में डाल देते हैं, उसको खूब हिला लेते हैं, खूब फेंट लेते हैं, और उनमें से जितनी इकाई हमें चाहिए उनको पुरस्कार इनाम वितरित कर दिया जाता है। दूसरी है लॉटरी विधि या टिकट विधि। इसमें सेम वही एक रंग का, एक कलर का आपका कोई टिकट है, एक तो कार्ड है, उसको बड़े सारे पात्र में डाल दो, फेंट लो और जितनी इकाइयों को देना है वो कर लो। तीसरी महत्वपूर्ण विधि है टिपेट विधि। ये टिपेट विधि में क्या है कि 10,400 पन्नों की एक पुस्तक है, उसमें बिना किसी क्रम के पन्नों के ऊपर क्रम लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई है। तो उनमें से हम कोई भी पन्ना खोल लेते हैं और जितनी इकाइयाँ हमें चाहिए उनका हम चयन कर लेते हैं। उनके लास्ट के 3 डिजिट्स के आधार पे जितनी हमें समग्र में से इकाइयाँ चाहिए उतनी हम इकाइयों का चयन इस टिपेट बुक के द्वारा, टिपेट विधि के द्वारा कर लेते हैं। और चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण विधि है ग्रिड प्रणाली। इस ग्रिड प्रणाली के अंदर मूलतः हम इसका प्रयोग करते हैं, भूगोल के अंदर आपने नक्शे वगैरह देखे हैं, तो मैप को नीचे रखते हैं, उसके ऊपर एक उसी आकार की एक सेलुलाइड की प्लेट होती है, उसको रखते हैं। ये सेलुलाइड की प्लेट में पहले से ही चौकोर खाने के कुछ गोल गोल डब्बे कटे हुए होते हैं। जितने हमें पूरे एरिया में से जितने हमें क्षेत्र चाहिए, जैसे मान लीजिए पूरा चूरू है, इसमें 50 वार्ड है, अब इनमें से मान लीजिए हमें 7 वार्ड चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, उनका हम इसमें से चयन कर लेते हैं। यानी ग्रिड प्रणाली का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चयन के लिए किया जाता है। पहले नक्शा रखा, उसके ऊपर एक सेलुलाइड की प्लेट रखी, उसमें पहले से चौकोर चौकोर खाने कटे हुए हैं, जितने हमें एरियाज़ का सिलेक्शन करना है उतने के ऊपर हम टिक लगा लेते हैं। तो
अगर हम निदर्शन पद्धति के गुणों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण विधि है, बहुत निदर्शन आपके सामाजिक अनुसंधान में काम में ली जाती है। इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना है। मैंने आपको पहले बताया ये एक तरह की साइंटिफिक मेथड है, ये नहीं है कि बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। तीसरा, निदर्शन की विधि का सबसे खास बात है बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि विवेक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और इस विधि में निष्पक्षता का गुण पाया जाता है। और पांचवी और अंतिम बात क्या हुई कि इसमें समय श्रम धन की बचत होती है। अगर मैं आपसे निदर्शन विधि के दोष या कमियों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला दोष है कि निदर्शन विधि का प्रयोग हम उसी स्थिति में कर सकते हैं जब हमारे पास समग्र की सूची हो। समग्र का जब तक हमारे पास में पूरा लेखा जोखा नहीं होगा तो हम निदर्शन निकाल नहीं सकते। दूसरा, यदि समग्र बहुत छोटा हो अथवा कुछ इकाइयाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो उनको हम नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लीजिए कॉलेज के अंदर कक्षा के अंदर 100 बच्चे, 30 बच्चों को स्कूटी देनी है, दैव निदर्शन के आधार पर देनी है। अब ये स्कूटियाँ किन को मिलनी चाहिए? जो कि बच्चा मेहनती है, टॉपर है, और जिसको सबसे ज़्यादा स्कूटी की आवश्यकता है, यानी गांव से आता है, दूर दराज से आता है, विकलांग है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उसको मिलनी चाहिए, उसका पहला अधिकार है। और हम दे देंगे बिल्कुल नीचे से उठा करके, जैसे आप ग्रेस से आया हुआ है और जिसके पास ऑलरेडी साधन है, तो फिर ये तो गलत हो गया, अवैज्ञानिक विधि हो गई है। तो लेकिन इस विधि के अंदर यही सबसे बड़ी इसकी कमी है कि जो इकाई जिसको मिलनी चाहिए, अब उसका चयन हो या नहीं हो इसकी कोई तरह की गारंटी नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब समग्र में बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाए और सजातीयता का अभाव हो तो ये विधि काम में नहीं ली जा सकती। और अगली बात है कि जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो, इकाइयाँ दूर दूर फैली हो, उनसे संपर्क करना कठिन हो, तब भी इसमें बहुत समस्या आती है। और दैव निदर्शन में विकल्प की संभावना नहीं थी, सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इसका नहीं चयन हुआ तो चलो साहब इसको तो दे दो, ऐसा इसमें नहीं होता है। कल मित्रों मैं आपको निदर्शन की अन्य विधियों के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।